क्लास आगे शुरू करते हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज 10 तक कर चुके थे, 11th क्वेश्चन देखते हैं। P अपॉन Q है कोई रेशनल नंबर, Q नॉट इक्वल्स टू 0 हम जानते हैं। द व्हाट कंडीशन फॉर Q वेयर एज P अपॉन Q इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इसमें क्या बोला गया है कि हमने बहुत सारे रेशनल नंबर मतलब P अपॉन Q फॉर्म में होते हैं, जानते हैं हम। तो क्या कंडीशन होती है Q के लिए कि P अपॉन Q ये जो नंबर है हमारा टर्मिनेटिंग हो। तो देखो ये एक्चुअली हम पहले पढ़ चुके हैं कि अगर डिनोमिनेटर में फैक्टर होते हैं, न्यूमरेटर में कुछ भी हो, अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n होते हैं तो नंबर टर्मिनेटिंग होता है, और इसके अलावा कुछ और होता है तो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। मतलब ये बात तुम पहले पढ़ चुके हो, क्या पढ़ चुके हो कि डिनोमिनेटर के फैक्टर या तो ओनली 2 होने चाहिए या 5 में होने चाहिए या 2 एंड 5 बोथ होने चाहिए, तो नंबर जो आता है वो टर्मिनेटिंग आता है, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग आता है। तो हम क्या लिखेंगे, क्या प्रॉपर्टी होती है Q की कि Q मस्ट हैव फैक्टर्स ऑफ द फॉर्म, मतलब कि Q के जो फैक्टर होने चाहिए वो किस फॉर्म के होने चाहिए, 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n और बोथ 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n। मतलब या तो 2 के फैक्टर हों सारे या 5 के हों सारे। n m का मतलब है कितने भी हों, मतलब 1 2 4 6 कोई भी नेचुरल नंबर है, या फिर सिर्फ 2 और 5 ही हो तो नंबर टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बस लिखना है। तो हमें वर्बली लिखना है, ऐसे कुछ नहीं करना, स्टेटमेंट लिखना है मतलब। अब अगला क्वेश्चन है कि इसको सिंप्लीफाई करना है, फिर हमें जस्टिफाई करना है, मतलब इसको देखना है कि ये रेशनल है या इरेशनल है। तो पहला काम है सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर जो भी होगा पता कर देंगे। देखो 2√45, तो 245 का क्या होगा, 3 इंटू 3 इंटू 5, अंदर फैक्टर कर लिए 3 इंटू 3 इंटू 5 प्लस 3√20 का क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा, ये तो एज इट इज़ है। अब देखो रूट से जो पेयर है वो बाहर आएगा, तो इससे तो 3 बाहर निकलेगा, अंडर रूट में 5 रहेगा, और उससे 2 निकलेगा, इसके भी रूट में 5 बचेगा, और अपॉन में 2√5। अब ये हो गया 6√5, इधर करते हैं कंटिन्यू, 6√5, 2 3 जा 6, और ये कितना हो गया 3 2 जा 6√5, और अपॉन में 2√5। अब देखो जिनके रूट सेम होते हैं ना उनके नंबर ऐड हो जाते हैं जो रूट के बाहर हैं, ठीक है। रूट सेम नहीं होते फिर ऐड नहीं कर सकते। तो 6√5 और 6√5 कितना हो जाएगा 12√5, और अपॉन में 2√5, और √5 से √5 डिवाइड हो जाएगा, 2 से 1 जा, 2 से 6 जा। तो सिंप्लीफाई करके ये क्या आया 6, और 6 कैसा है, रेशनल या इरेशनल, तो 6 तो रेशनल है, ठीक है। इरेशनल तो वो होते हैं कि अगर रूट में होता, रूट हम फाइंड नहीं कर सकते थे, मतलब परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता। तो ये हो गया 6 इसका सिंप्लीफिकेशन करके, और इट इज़ इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो ये पूरा जो वैसे हम देख के डायरेक्ट बता भी नहीं सकते थे, पहले हमें सिंप्लीफाई ही करना पड़ता। अगर हमसे डायरेक्ट ये पूछा जाता कि चेक वेदर इट इज़ रेशनल और इरेशनल, तो भी पहले हमको सिंप्लीफाई करके तभी पता करते। तो ये रेशनल नंबर है, ठीक है। देखो 13 क्वेश्चन है, तो यहाँ पे फर्स्ट एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन की तरह आ गया। तो मतलब मिसलेनियस में क्या होता है, सभी का रिवीजन ही होता है एक तरीके से, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस और हो जाएगी। क्या है, प्रूव दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 4q + 1 4q + 3, या फिर और q इज एनी इंटीजर। तो हम क्या करते थे, याद होगा कि सबसे पहले मानते थे कि प्रूव दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, कि कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर इस फॉर्म का होता है। तो पहले हम उस इंटीजर को मानते थे कि लेट एनी पॉजिटिव इंटीजर, उसको क्या मान लिया हमने a, और फिर हम उसको डिवाइड करते थे किससे, किसी एक नंबर से। तो यहाँ पे किससे डिवाइड करेंगे हम, 4 से। इट इज़ डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि हमें 4 लाना है उसकी फॉर्म में, 4q + 1 4q + 3, तो 4 से डिवाइड करेंगे। तो फिर डिवाइड ऐसे ही मैं रफली करके दिखाता हूँ, a को 4 से डिवाइड करेंगे तो कुछ q टाइम डिवाइड होगा, r रिमाइंडर बचेगा। अगर तुमने पीछे पढ़ा है तो अच्छे से याद होगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, a = 4q + r, यूक्लिड डिवीजन लेमा से। तो हम यहाँ पे लिखते थे बाई यूक्लिड डिवीजंस लीमा a = 4q + r, और
आर की वैल्यू क्या होगी, रिमाइंडर शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू लेस देन डिवाइजर एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। मतलब रिमाइंडर 0 से बड़ा हो सकता है या 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन डिवाइजर से छोटा होता है। तो आर की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है, 0, 1, 2 और 3। 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 नहीं हो सकती। तो ए क्या हो जाएगा 4q प्लस 0 यानी कि 4q, या फिर 4q प्लस 1। अगर r को 1 रखेंगे तो r की 4 वैल्यू है, तो a 4 बार हो सकता है, ये 4 में से कोई भी हो सकता है। 4q प्लस 2 और 4q प्लस 3। अब हम देखेंगे कि 4q और 4q प्लस 2 जो है ये कभी ऑड नहीं हो सकते। कैसे, जैसे तुम इसमें 1 ही डाल के देख लो, q इज एनी इंटीजर, q को अगर हम 1 रखेंगे तो 4 1 जब 4, ये 4 तो इवन है। ऐसे ये भी नंबर हमेशा इवन बनेगा, कोई भी q की वैल्यू कुछ भी इंटीजर डालें ये इवन ही बनेगा, ठीक है। तो इसलिए हम इनको इग्नोर कर देंगे। तो क्या होंगे हमारी a की वैल्यू 4q प्लस 1, या फिर ये ऑड वैल्यू होंगी 4q प्लस 3। तो ये हमारा प्रूव करके हमने कर दिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय 2। कि अगर कोई भी 2 लगातार इंटीजर हैं तो उनकी जो प्रोडक्ट होगी वो 2 से डिविजिबल होगी, हमें ये बताना है, ठीक है। जैसे कि 2 और 3 की प्रोडक्ट क्या होगी 6, लगातार 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर हैं तो वो 2 से डिवाइड होता है। ऐसे ही कोई भी 2 इंटीजर हैं तो उनकी प्रोडक्ट, तो प्रूव कैसे करना है, वैसे तुम जानते हैं कोई भी 2 तुम लगातार इंटीजर ले लो, जैसे 7 × 8 56, ये 2 से डिवाइड होगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तो कोई पहले 2 इंटीजर मानेंगे और अपनी सहूलियत के हिसाब से मानेंगे जो आसानी से प्रूव हो जाए। लेट एनी 2 पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स बी, एक को तो मान लो 2q और एक को मान लो 2q प्लस 1। मतलब ये लगातार है ना, 2q और 2q प्लस 1, ठीक है। यही क्यों माने, क्योंकि इससे हमें आसान पड़ेगा, बाकी मान तो कुछ भी सकते हैं। तो ये 2q और ये इससे एक ज़्यादा है तो ये इसका कॉन्जिक्यूटिव हो गया ना, कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक ज़्यादा, 1 मोर यानी 1 प्लस। अब इनकी प्रोडक्ट करते हैं, तो 2q × 2q प्लस 1। तो प्रोडक्ट कैसे होगी, देखो इसकी दोनों से कर देते हैं, दोनों से होगी ना, मोनोमियल की बाइनोमियल से प्रोडक्ट है, तो ये हो जाएगा 4q² 2q × 2q और 2q × 1 कितना हो जाएगा 2q। इन दोनों में क्या कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा 2q² प्लस q। तो देखो इन दोनों की जो प्रोडक्ट आई वो ये आई, तो क्या ये 2 से डिविजिबल है। देखो ये 2 बाहर है, अगर मैं इसके नीचे 2 लिखूं तो ये 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा ना। डिविजिबल का मतलब ये तो कट होना मतलब डिविजिबल होना, तो इसका मतलब क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ, दैट्स वाई प्रोडक्ट ऑफ, इट इम्प्लाइज प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, ये प्रूव हो गया, प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाई 2, ठीक है, डिविजिबल बाई 2। चलो नेक्स्ट करते हैं। चलो 15th क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट अबाउट फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड्स 2053 एंड 967 एंड लेफ्ट रिमाइंडर 5 and 7 है रेस्पेक्टिवली। तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार आता है कि हमें वो बड़े से बड़ा नंबर बताना है जो इन दोनों को डिवाइड करने पर रिमाइंडर बचाए 5 और 7। तो देखो एक बात है कि अगर कोई ऐसे पूछता है, ये रिमाइंडर वाला केस नहीं होता, ये पूछता सिर्फ कि मैं एक एग्जांपल दूं कि 10 और 15 को डिवाइड करने वाला कोई बड़े से बड़ा नंबर बताओ, तो क्या होगा इन दोनों का HCF 5 होगा। देखो वैसे तो 1 भी डिवाइड करता है इन दोनों को, लेकिन वो बड़ा नहीं है, तो ऐसा क्या होगा इनका HCF। लेकिन तो हमें इसमें भी क्या करना है, करना तो HCF ही है कि हमें वो बड़े से बड़ा नंबर बताना है जो इन दोनों को डिवाइड करता है। लेकिन साथ साथ ये भी कंडीशन दे दी है कि रिमाइंडर मतलब पूरा डिवाइड नहीं करता है, इसको डिवाइड करता है तो 5 बचता है और इसको डिवाइड करता है तो 7 बचता है। तो हम ऐसे केस में क्या करते हैं, तो जो रिमाइंडर बच रहा है वो रिमाइंडर हम पहले ही नंबर से माइनस कर देते हैं और फिर उसके बाद हम LCM ले लेते हैं, ठीक, सॉरी HCF ले लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले हम 2053 से माइनस कर देंगे 5 और 967 से, क्योंकि इनमें से बोल रहा था कि इसको माइनस करने पे रिमाइंडर बचता है 5, तो हमने रिमाइंडर को हटा दिया पहले,
और ये 960, ठीक है। अब हम इन दोनों का HCF कर लेंगे और वही हमारा आंसर होगा। फिर वेरीफाई भी कर सकते हो और वो डिवीज़न मेथड अपना लो। 2048 बड़ा नंबर लिखो अंदर, 960 से डिवाइड कर दो। तो देखते हैं अभी कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 2 टाइम। 960 इंटू 2 3 टाइम तो ज़्यादा हो जाएगा। तो ये 2 0 ज 0, 2 6 ज 12, 1 कैरी, 2 9 18, 1 19। तो 19 20 माइनस करेंगे 8, ये 2 और ये 1। अब यहाँ 128, यहाँ 960। तो ये कितने बार जाएगा, 7 टाइम आई थिंक। अब और चेक कर लेते हैं। 7 8 ज 56, 5 कैरी, 7 2 ज 14 और 5 19, 1 कैरी, 7 1 ज 7 और 1 8। हाँ देखते हैं माइनस करने पर 10 - 6 4, 5 बचेगा, 15 - 9 6, ठीक है इतना ही बचेगा। अब इस 128 को यहाँ लिख देंगे, ये 2 जा पूरा चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इनका HCF कितना होगा, 64। हाँ तो यही आंसर है, ठीक है। और तुम्हें चेक करना है तो कैसे करोगे कि 64 से इसको डिवाइड करोगे तो देखो रिमाइंडर 5 बचेगा, वो खुद चेक कर सकते हो। और 64 से जब तुम 967 को डिवाइड करोगे तो 7 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। तो ये इसका प्रोसीजर है करने का। चलो 16th क्वेश्चन है, डिस्क्राइब वाई 7 × 11 × 13 + 13 एंड ये जो है कि बतानी है कंपोजिट नंबर क्यों है। तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं। जैसे कि 6 है, इसके क्या क्या फैक्टर होंगे, एक तो 1 और एक 6। ये तो फिक्स है कि किसी भी नंबर का एक तो 1 फैक्टर होगा और एक वो खुद होगा। और लेकिन उसके अलावा भी अगर कोई फैक्टर है 2 से ज़्यादा, तीसरा कोई फैक्टर है या कितने भी हो, बाकी 2 से ज़्यादा होना चाहिए, तो वो फिर कंपोजिट होता है। अब जैसे इसका 2 भी है और 3 भी है, मतलब ये 2 से भी डिवाइड होता है और 3 से भी डिवाइड होता है, तो दैट्स वाई ये कंपोजिट नंबर है। लेकिन अगर 5 लिखूँ तो 5 जो है वो सिर्फ 1 और 5 से ही डिवाइड होगा और किसी से नहीं होगा, तो वो प्राइम नंबर है। लेकिन हमें ये दिखाना है कि इनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं कि ये कंपोजिट नंबर है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम फैक्टर पहले तो इसको सिंप्लीफाई करें और फिर उसके बाद हम लिख दें, फैक्टर निकाल के दें। लेकिन ऐसा नहीं करना है, हम सीधे कैसे करेंगे, जैसे ये 7 × 11 × 13 + 13, तो इसको हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। इसमें 13 देखो कॉमन है, ये 2 टर्म है ना, ये तो मल्टीप्लाई हो रही है, ये बीच में प्लस और फिर ये एक नंबर है, तो 13 कॉमन है, कॉमन ले लो। क्या बचेगा, 7 × 11, 13 तो बाहर गया और प्लस उधर क्या बचेगा, वो भी बाहर गया, तो उधर 1 लिख देंगे। 1 तो इधर भी बचेगा लेकिन 1 मल्टीप्लाई में आएगा, तो इसलिए उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 13, ये 11 × 7 कितना हो जाएगा, 77 + 1, तो यानी कि 13 × 78। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई नहीं करनी हमें, कोई ज़रूरत नहीं है, बस यहीं पे प्रूव हो गया कि ये कंपोजिट है। क्यों, अब ये जो भी होगा इसकी मल्टीप्लाई करके कोई भी नंबर बने, हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये कोई नंबर बनेगा तो उसका एक तो फैक्टर 13 है और एक फैक्टर 78 है। एक फैक्टर वो खुद होगा, एक वो 1 होगा, मतलब ये फैक्टर ही तो। जैसे मान के चलो एग्जाम्पल के लिए कोई ये 10 है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ 2 × 5, तो इस 10 का ये 5 भी फैक्टर है और 2 भी तो फैक्टर है। तो ऐसे ही ये जो नंबर होगा जो भी है ये सब, इसका फैक्टर 13 भी है और 78 भी है, और वो खुद नंबर भी उसका फैक्टर और 1 भी होगा। तो हमने 4 फैक्टर तो अभी बता दिए खुद के और 1 के अलावा, तो इसलिए ये कंपोजिट नंबर है। तो हम लिख देंगे इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर, इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। और फैक्टर्स हैं क्या, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स, क्योंकि 2 तो फैक्टर हमने ये निकाल दिए और 2 एक तो खुद और एक 1, सो इट इज़ कंपोजिट। ऐसे ही उसको कर लेंगे अगले क्वेश्चन को, उसमें भी कुछ नहीं करना। पहले क्या करेंगे, 7, पहले 5 देखो कॉमन है इनमें, 5 कॉमन है, 5 कॉमन लिख लो। 7 × 6, 5 तो बाहर गया, × 4 × 3 × 2 × 1 और प्लस यहाँ 1 बचेगा। तो अब इनकी मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो गया 7 6 = 42, ये 24, तो 42 और 24 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 2 = 8, 4 4 = 16 और ये 84, 8 0 और ये 10, 1008 और प्लस 1, तो ये 5 × 1009 हो जाएगा। तो फिर वही 2 फैक्टर ये 2 खुद और वो 1, तो ये भी इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर। तो हम इसको ऐसे करके प्रूव कर लेते हैं कि नंबर जो है कंपोजिट है, ठीक है। तो ना कि हम और कोई तरीका फैक्टर निकालेंगे वैसे करके। देखो 17th क्वेश्चन एकदम सिंपल है, HCF दे रखा है तो 2 नंबर्स का 9 LCM बताना है। तो क्या होता है, HCF × LCM = प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। तो LCM निकालने के लिए हम क्या करते हैं,
प्रोडक्ट को, नंबर की को हम डिवाइड कर देते हैं HCF से, ठीक है। नहीं तो और HCF निकालना होता तो LCM से डिवाइड कर देते हैं। तो ये फॉर्मूला रिसेंटली हम पढ़ चुके हैं, तो ज़्यादा कुछ नहीं। अब किसी को डिवाइड कर लो, ये हो रहा है, हो तो ये भी रहा है, किसी एक को कर लो। चलो इसको कर लेते हैं। 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, 2 और 7 27, 9 3 जा 27। तो कितना हो जाएगा 306 × 73। मल्टीप्लाई कर लो और आंसर लिख दो। 306 × 73, 3 6 जा 18 और 3 3 जा 9, 7 6 जा 42 और 7 3 जा 21। तो ये 8, ये 3, ये 3, ये 2 और ये 2, तो ये हो गया 22,338। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक रूम है जो रेक्टेंगुलर है, जिसकी लेंथ और ब्रेथ दे रखी है। लेंथ है 18 मीटर 72 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 13 मीटर 20 सेंटीमीटर। अब इसमें बोला है कि इसके अंदर हमें स्क्वायर टाइल लगानी है, और स्क्वायर टाइल मतलब सबके साइज़ बराबर होने चाहिए। ये नहीं कि छोटे बड़े स्क्वायर हों, मतलब सारी टाइल बराबर साइज़ की हों और स्क्वायर्ड शेप में हों। तो ये बताना फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ़ टाइल्स। तो इसमें कम से कम कितनी टाइल लगानी पड़ेंगी। तो देखो कम से कम टाइल लगानी है तो टाइल का साइज़ बड़े से बड़ा होना चाहिए। अब जो हमें क्या करना है, वो बड़े से बड़ा साइज़ बताना है जो इनके अंदर फिट हो जाए। तो ये वो वाला केस हो गया कि वो बड़े से बड़ा नंबर बताओ जो इन दोनों को डिवाइड करे, मतलब इन दोनों को डिवाइड करे। वो बड़े से बड़ा नंबर क्या होगा, इनका HCF। तो वही टाइल का साइज़ होगा। तो सबसे पहले तो हम टाइल का साइज़ निकालेंगे और फिर उसके बाद नंबर ऑफ़ टाइल्स निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करें, हम क्या निकालेंगे, साइज ऑफ द टाइल, तो साइज़ कैसे निकालेंगे, एक टाइल का साइज़ निकाल लें हम दोनों का HCF। क्यों, क्योंकि हमें बताना क्योंकि ज़्यादा मिनिमम नंबर की टाइल लगाने के लिए हमें मैक्सिमम साइज़ ऑफ टाइल चाहिए, और मैक्सिमम नंबर के लिए हम क्या करते हैं HCF, मतलब मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट करने के लिए जो दोनों इनको डिवाइड करता है। तो हम एक काम कर लेते हैं, इनको ये मीटर सेंटीमीटर है तो लेंथ को कितना 18 मीटर 72 सेंटीमीटर को हम 1872 सेंटीमीटर लिख लेते हैं लेंथ को। और पहले लेंथ लिखी 1872 सेंटीमीटर और ब्रेथ को कितना लिख लेते हैं, चेंज कर लिया 1320 सेंटीमीटर। और फिर हम इन दोनों का HCF करते हैं, ठीक है। तो HCF करते हैं, तो HCF डिवीजन मेथड से ही करना चाहिए, ज़्यादा आसान पड़ता है, वरना फैक्टर करने में बहुत टाइम गुजर जाता है। देखो 1 टाइम होगा 1320, माइनस करेंगे 2, 7 - 2 5, 8 - 3 5 और ये 1 - 1 0। अब इसको कर लो, 1320 इधर लिख लो, 1 2 जा होगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10 1 11। ये 6 बचेगा, ये 1 बचेगा और ये 2 बचेगा। फिर इसको डिवाइड करेंगे तो ये 2 जा 3 जा तो ज़्यादा हो जाएगा, 2 जा 432, माइनस करने पे 0, 5 - 3 2 और ये 1। फिर इसको डिवाइड करेंगे 2 1 6 को, तो ये 1 जा ही होगा 120, माइनस करने पे कितना होगा 6 और ये 9। फिर अब इसको करेंगे 96 1 जा 96, माइनस करने पे कितना आएगा 24 और फिर 24 से डिवाइड करेंगे, 24 4 जा 96। तो चलो कोई नहीं, ज़्यादा लंबा नहीं है, अगर टेबल आती है तो बड़े आराम से हो जाएगा। तो HCF आ गया 24, यानी कि जो हमारी जो टाइल है उसका साइज़ निकाला है अभी हमने। तो साइज़ क्या होगा 24 सेंटीमीटर, मतलब टाइल की स्क्वायर टाइल है वो 24 सेंटीमीटर की लेंथ होगी और 24 सेंटीमीटर की उसकी ब्रेथ होगी। हमने अभी साइज़ निकाल लिया। अभी हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ़ टाइल्स। क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ़ टाइल्स। चलो ये लंबा हो गया, इधर करते हैं नंबर ऑफ़ टाइल्स। तो नंबर ऑफ़ टाइल्स कैसे निकालेंगे, तो हमें रूम का साइज़ पता है और टाइल का भी साइज़ पता है, तो रूम के साइज़ को टाइल के साइज़ से डिवाइड कर देंगे तो हमारा नंबर ऑफ़ साइज़ आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द रूम डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ टाइल, 1 टाइल। तो एरिया ऑफ रूम क्या हो जाएगा 1872, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, और एरिया ऑफ टाइल क्या होता है साइड इंटू साइड, क्योंकि वो स्क्वायर है। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन करनी है हमको। चलो इधर लिख दिया मैंने, थोड़ा काट के दिखा दिया है, टाइम वेस्ट ना हो। 1872 × 1320 अपॉन में 24 × 24। तो देखो ये कैसे काटा, 8 की टेबल से कट हो रहा है, 8 3 जा, और वो भी 8 से। उसका कैसे पता चला 8 से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि 8 की डिविजिबिलिटी होती है, आखिरी के 2 नंबर अगर 8 की टेबल में आते हैं तो नंबर 8 से डिवाइड होता है। तो 8
से ये होगा 234 टाइम, फिर ये 3 टाइम, और फिर ये 3 से भी डिवाइड कर देंगे, 3 1 जा 3, और ये कितना हो जाएगा 3 से 78 टाइम। अभी ये इसको वापस देखो 2 से काट लो, 2 से 12 टाइम, और ये 2 से 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18, तो कितना बचा 39, और इधर 12, उधर 1320। अभी 3 से कट हो रहा है, 3 4 जा 12 और 3 से 13 टाइम, ठीक है। तो काटने का थोड़ा खेल है, तो 13 × 1320 अपॉन में 4। अभी ये 4 से भी डिवाइड हो रहा होगा, 4 3 जा 12, 1 बचेगा, 1 2 12, 4 3 जा 12 और 0। अब क्या करेंगे 13 × 130, 330 सॉरी, तो 13 0 जा 0, 13 3 जा 39, 3 कैरी, 13 3 जा 39, 3 42, तो ये आंसर हो गया 4290 टाइल्स, ठीक है। देखो आखिरी 2 क्वेश्चन है 19 और 20। 19 में क्या है, प्रूव दैट नंबर्स आर इरेशनल। तो देखो बिल्कुल सेम, बस थोड़ा सा ही फ़र्क आया, नंबर डिजिट का ही फ़र्क है। यही चीज़ें हम पीछे कर चुके हैं कि इरेशनल, क्योंकि मैं अब ये चारों करवाऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो जाएगी। ये चीज़ें हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हम इनको क्या करते हैं, वैसे ही बस एक आइडिया फिर भी दे रहा हूँ कि हम इसको नंबर को जैसे चारों कोई भी, तो हम कैसे लिखेंगे कि लेट द नंबर बी इरेशनल, सॉरी रेशनल मान लेते हैं, फिर उसको इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए अपॉन बी। तो वो तो स्टेटमेंट फिक्स थे, मैंने बहुत बार बताए तुम्हें। और फिर उसको नंबर को हम ए अपॉन बी के इक्वल रख देते थे। फिर जो बिना रूट वाला नंबर है वो बाय द रूल जाएगा, जैसे ये मल्टीप्लाई में तो ये डिवाइड में जाएगा, तो ए अपॉन 5b। फिर हम क्या लिख देते हैं कि दिस इज़ द रेशनल बिकॉज ए एंड बी आर इंटीजर्स, तो दिस इज ऑल्सो रेशनल। इट इज़, फिर क्या है कि ये तो रेशनल नहीं होता, हम जानते वी नो दैट √2 इज इरेशनल, तो दिस इज द कॉन्ट्रडिक्शन एंड फैक्ट इज दैट आर अजम्पशन वर रॉन्ग, सो दैट्स वाई दिस इज इरेशनल। ऐसे ही फिर इसको करना था, ठीक है। तो मैं स्टेटमेंट ये सब नहीं कर रहा कि ये सब लिख के कि इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए अपॉन बी वेयर ए एंड बी आर को प्राइम इंटीजर्स। फिर क्या करते कि रूट वाला नंबर हम ऊपर लेंगे, ये तो इधर और ये इधर, √7a इक्वल्स टू 2b, और फिर a नीचे आ जाएगा। अब फिर वही कहानी लिखेंगे, कहानी लिखनी है मतलब हर बार वही स्टेटमेंट लिखना है कि दिस इज़ द रेशनल बिकॉज दीज आर इंटीजर्स। अब ये रेशनल है तो ये मतलब √7 इज इक्वल्स टू रेशनल, बट वी नो दैट √7 इज इरेशनल, दिस इज द कॉन्ट्रडिक्शन, फैक्ट इज दैट आवर अजम्पशन वर रॉन्ग, ठीक है। ऐसे इसको तो मैं बस लिखना कि इसको कैसे इक्वल्स टू ए अपॉन बी, वो सब लिखना ही है। √5 तो इधर ऊपर चला जाएगा, ये b इधर 3 के साथ, और ये जो a है ये इधर आ जाएगा। फिर वही चीज़ कि दिस इज़ द रेशनल नंबर, द फैक्ट इज दैट, वो सब। और आखिरी में भी इसको a अपॉन बी के इक्वल रखेंगे, 4 को उधर जाके माइनस कर देंगे, a अपॉन बी -4, और एलसीएम लेंगे तो फिर ये 4b अपॉन में 4 हो जाएगा। फिर यही कि √2 इज इक्वल्स टू रेशनल हो रहा है, बट वी नो दैट √2 इज इरेशनल, ठीक है। तो ये सब खुद करने वाला पार्ट है, क्योंकि मैं वीडियो में लिखूंगा तो ये 40 मिनट में तो अकेला होंगे चारों क्वेश्चन, अब जानते हो आराम से कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग, कि ये जो नंबर है हमारे, इनके प्राइम फैक्टर के बारे में तुम क्या कहोगे डिनोमिनेटर्स के। अब डिनोमिनेटर ही नहीं है तो हम क्या कहेंगे प्राइम फैक्टर के बारे में। लेकिन ये जो नंबर है ये दोनों हैं तो रेशनल, एक टर्मिनेटिंग है एक नॉन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग क्यों, एंड हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग क्यों, बार लग रहा है मतलब वो रिपीट हो रहा है। तो हम जानते हैं जो टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर होते हैं, अभी जो इसका जो हमने 11th क्वेश्चन किया था उसमें ये पूछा था कि क्यू की क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो नंबर टर्मिनेटिंग हो, तो हमने कहा था कि क्यू की ये प्रॉपर्टी, क्यू मतलब डिनोमिनेटर, उसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर फैक्टर 2 टू द पावर 5, 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n, या 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n, मतलब 2 या हो फैक्टर में, या 5 हो, या 2 और 5 दोनों हो, तो नंबर टर्मिनेटिंग होता है, नहीं तो नहीं होता। तो ये टर्मिनेटिंग है, तो इसका मतलब क्या होगा कि डिनोमिनेटर के फैक्टर क्या होंगे, तो फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर्स, फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर इसके फर्स्ट वाले के क्या होंगे, मस्ट बी, मतलब ज़रूरी है कि वो क्या रहे होंगे, या तो 2 टू द पावर m या 5 टू द पावर n, और बोथ 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर n। m n मतलब कोई भी नंबर, 1 2 10 5 100, कोई भी नेचुरल नंबर है। और इसका क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, तो इसका मतलब इसके ये फैक्टर नहीं होंगे, इनके अलावा कुछ भी होंगे, मतलब इट हैज़ अ फैक्टर, इट हैज़ क्या, डिनोमिनेटर फैक्टर्स, डिनोमिनेटर फैक्टर्स मस्ट नॉट बी इक्वल टू
2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n, और बोथ 2 टू द पावर m एंड 5 टू द पावर n, कि मतलब ये नहीं होंगे, बाकी कुछ भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट होता है। ध्यान से पढ़ो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, वीडियो फिर कंटिन्यू करेंगे, अगला चैप्टर शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, 3rd चैप्टर। ठीक है, तो आज यहीं तक ख़त्म।